हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल 12 मई का। एंड इसमें हम दो एडिटोरियल्स को ध्यान से जानेंगे, उनको स्टडी करेंगे। एंड पहला है हमारा लेबर लॉ के साथ रिलेटेड है, एंड देखेंगे कि ये क्यों सस्पेंड नहीं करने चाहिए थे, कैसे किए सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे किए। एंड उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला जो एडिटोरियल है वो राज्यसभा के साथ रिलेटेड है, एंड ये वेंकैया नायडू सर ने लिखा है। तो हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। उससे पहले आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है रणबीर आई एस सर्कल करके उसे सब्सक्राइब कर लें। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो पहला हमारा एडिटोरियल है, इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर। तो ये गौतम भाटिया सर ने लिखे हैं। एंड ये बता दूं ये किसके साथ रिलेटेड है, GS3 टॉपिक के साथ इसे आप रिलेट कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का ये मेन इशू है। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक दो पुरानी वीडियोस में कहा था कि लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है कुछ सरकारों ने, जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश। हुआ क्या है एक्चुअली, पहले हम देखते हैं लेबर लॉज होते क्या हैं, लेबर लॉज क्यों लाए जाते हैं एंड इसका क्या क्या फ़ायदा है। लेबर लॉज एक्चुअली मैं छोटी सी कहानी से बताता हूँ। सपोज एक बाहर का आदमी है, वो कह रहा है कि मैंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगानी है। एंड सपोज आदमी ए है, उसने इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। एंड उसमें टोटल कितने वर्कर्स हैं, टोटल 100, या उसमें टोटल 100 कह लो या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो उस वर्कर्स में एक्चुअली क्या कि वो काम नहीं चल रहा उसका, ठीक है। उसने फैक्ट्री लगाई 100 वर्कर्स की, एंड उसका काम नहीं चल रहा। तो वो अब क्या कह रहा है कि मैंने फैक्ट्री बंद करनी है। क्या वो फैक्ट्री बंद कर पाएगा? नहीं। ये लॉ लेबर लॉ के अंडर आते हैं। लेबर लॉ क्या कहती है कि अगर आपके पास ज़्यादा आदमी है, 100 या 100 से ज़्यादा है, 110, 120, 300, तो आप फैक्ट्री एकदम बंद नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर पेपर वर्क करके तब जाके आप अपनी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं। तब तक आपको जो लेबर्स हैं, लेबर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे बंद नहीं कर सकते, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसे परमिशन लेनी पड़ेगी लेबर डिपार्टमेंट से। तो ये सारे काम है लेबर लॉस में। तो इसमें हेल्थ के साथ आ जाता है सारा काम, वाटर सैनिटेशन। तो ये सारे टॉपिक्स इसके कवर अंडर हो जाते हैं लेबर लॉज के अंडर। एंड इवन की क्रैच, अगर कोई वुमेन है वहाँ पर आंगनवाड़ी सिस्टम पूरा डेवलप होना चाहिए, क्रैचेज होने चाहिए। तो ये सारा सिस्टम आ गया लेबर लॉज के अंडर। अब क्या बात हो रही है कि ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण उन्होंने लेबर लॉज को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। दे हैव बीन रिमूविंग लेबर लॉज। हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं क्यों कर रही हैं एक्चुअली, ये क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे कुछ स्टेट्स में क्या कि अगर आप 8 आवर्स काम करते थे तो वो अब कर देंगे आपके 12 आवर्स का काम। एंड उन्होंने आवर्स बढ़ा दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। एंड उसके बाद हफ्ते की लिमिट लगा दी, आप 72 आवर्स काम कर सकते हैं पर वीक। तो ये एक्चुअली इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी लॉज थे जो इसके अंडर आते थे, सारे ऐसे कह लें कि एक्ट्स जो इसके अंडर आते थे वो सारे कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम इस आर्टिकल को जाने, हमारे पास दो सॉरी, हमारे पास दो एस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं। हम दो एस्पेक्ट के साथ जानेंगे, इसे क्रिटिसाइज करेंगे। पहला एस्पेक्ट जो हमारा है उसे कहते हैं हम प्री प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट, और दूसरा जो है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मैं बारी बारी समझाऊंगा। पहला कौन सा है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट। इसके बारे में बताता हूँ ये एक्चुअली है क्या। देखिए पहली बात, जो हमारा लेबर लॉ, जो लेबर वर्ड है, ये किसके अंडर आता है, ये हमारा अंडर आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर, ठीक है। इतनी इस बात समझ जाएगी, किसके अंडर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। कॉन्करेंट लिस्ट किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है ये। अच्छा, अब बात ये है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए एक्ट हैं उनको ये ओवरकम कर रहा है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, मतलब उनको ये वॉयलेट कर रहा है जितने भी एक्ट बनाए हैं। जैसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सपोज MP गवर्नमेंट ने कुछ लॉज को सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए, मतलब वो कह रहे 3 महीने के लिए। तो वो सेंटर के द्वारा बनाए हुए लॉ को ओवरकम कर रहा है, उनको वॉयलेट कर रहे हैं। एंड ऐसे कुछ भी लॉज लेके आने पड़ेंगे, अगर हटाना पड़ेगा, अडॉप्शन करनी पड़ेगी किसी चीज़ की, तो वहाँ पर क्या चाहिए, प्रेसिडेंट का एसेंट, आप पता ही है, उनके हस्ताक्षर चाहिए, वो तभी ला सकते हैं। तो
तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन रेज क्या होता है कि क्या उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा भी है, उन्होंने पूछा तो ये क्वेश्चन ये रेज होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात प्रोसीजर एस्पेक्ट में हम पहली बात कवर होगी है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा भी है, प्रेजेंट के एसेंट हुए भी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कैसे कर दिया, दूसरी बात ये है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस ला के वो ऑर्डिनेंस ले आए इस बात का, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं वो, अगर आपको जल्दी से लॉ कोई पास कराना है, एक्ट बनवाना है, तो वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। अच्छा, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऑडियंस अगर हम ऑर्डिनेंस जल्दी जल्दी ले आए बिना सोचे समझे, लेबर के हक में ना जानते हुए, तो उनके जो लाइफ है, लाइफ के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा अगर हम ऐसी ऑर्डिनेंस लाते रहे। उनके मतलब उनके जो वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर कर एंड और बाकी जो लेबर लॉस के अंडर आते हैं जितने भी एक्ट्स या स्कीम्स आती हैं वो कैंसिल कर कर, तो उनकी लाइफ पर काफ़ी गलत असर पड़ेगा, प्रभाव काफ़ी गलत पड़ेगा। एंड थर्ड बात ये कि एक थर्ड बात जो प्रोसीजर एस्पेक्ट के अंडर आती है कि ये ऐसे लॉस तभी सस्पेंड किए जाते हैं जब कोई वहाँ पर एमरजेंसी हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये लॉस तब लाए जाते हैं जब वहाँ पर कोई एमरजेंसी हो। तो ये एमरजेंसी के कारण क्या होता है कि सपोज अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा है, तब ये कैंसिल किए जाते हैं। या फिर कोई वॉर, दूसरे कंट्री से वॉर हो रही है, तब ये कैंसिल किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस तो अभी है नहीं, तो ये किस चीज़ पर ये कैंसिल कर रहे हैं हम वो चीज़ देखेंगे यहाँ पर। एंड इवन कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि स्टेट के पास इतनी ज़्यादा लिमिट्स, मतलब उसके पास लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हम ऐसे करते रहेंगे। तो उन्होंने तभी लेबर राइट्स की बात की थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब, वो एडवोकेट भी रह चुके हैं राइट्स ऑफ लेबर के। एंड उन्होंने कहा था कि स्टेट एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स जब वो आए थे, वो लाए थे, तो वो इसमें क्या था कि स्टेट के ऊपर लिमिट लग जाती है, ठीक है ना। इसे बात याद रखना, स्टेट के ऊपर लिमिट लग जाती है, ठीक है। एंड उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि अब पर्सन को क्या मिल जाएगी, फ्रीडम। जो आम आदमी है उसको क्या मिल जाएगी, फ्रीडम। आप ये बात समझ लेना, फंडामेंटल राइट्स क्यों लाए थे, स्टेट को लिमिट लगा देते हैं एंड पर्सन को क्या मिल जाती है, फ्रीडम, ठीक है ना। एंड यहाँ पर लिखा भी है, तो फ्रीडम स्ट्रगल तो वहाँ पर रही। तो उसके बाद क्या है कि अगर, अच्छा यहाँ पर तो क्या है, सरकार पे लिमिट लगी, लेबर्स को और कोई भी तंग तो कर सकता है ना। सरकार के अलावा कौन कौन पार्टीज तंग कर सकती हैं, जैसे सपोज प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज है वो तंग कर सकती हैं। कोई इंडिविजुअल, कोई सपोज मैनेजर है या कोई सीनियर पोस्ट पे बैठा है किसी भी प्राइवेट कंपनी का, वो तंग कर सकती हैं। अगर कोई ग्रुप नहीं तो वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो तंग कर सकता है। तो इस केस में हमको देखना पड़ेगा कि उनका जो जो उनका फ्रीडम है वो वॉयलेट तो नहीं हो रहा, वो स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहा। जैसे सपोज एग्जांपल है, ए ने किसी को, बी को किडनैप कर लिया, ठीक है ना। अब वो सरकार ने तो नहीं किया ना, सरकार ने तो नहीं किया, सरकार किसी आदमी तो नहीं किया, हो सकता है कोई प्राइवेट एजेंसी ने किया हो। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो वो डीपीएसपी लेके आए। डीपीएसपी का मतलब ही ये था कि वहाँ पर जो आर्टिकल जो हमारा है 43, वो किसके हक में बोलता है, वो वर्कर्स के हक में बोलता है, लेबर्स आदमी के लोगों के हक में बोलते हैं। तो वो हमने यहाँ पर देखा। तो उसके बाद अगर हम देखें अगले राइट्स के, तो देखिए अभी हमको फ्रीडम और फोर्स को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि फोर्स का मतलब क्या है। एक फोर्स तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने सपोज मैंने ए आदमी यहाँ पर ये है, इसने काम करवाना बी से, ठीक है ना। एंड ये कर नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। एंड ये क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है मार गिराने की, मैं आपको मार दूंगा, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं बी को कि देख आपको काम ये करना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। तो एक तो वो फोर्स हो गया। तो हमको ये समझना पड़ेगा सिर्फ ये फोर्स नहीं है, ठीक है ना, और भी फोर्सेस के अलग अलग हमारी किस्में यहाँ पर निकल के आती हैं। सपोज अगर आपके पास ऐसा मालिक है, जैसे सपोज हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, ए और बी है, ए मालिक है एंड बी को काम कहीं और जगह नहीं मिल रहा, ठीक है ना, और जगह नहीं मिल रहा बिल्कुल भी काम। एंड बी कुछ पैसों के लिए ए के पास टिका हुआ है, मतलब सपोज वो काम कर रहा है बिल्कुल सस्ते रेट पे, जैसे 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो वो छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो ए आदमी उसे ज़्यादा पैसे भी नहीं दे रहा, वो कह रहा है मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, अगर तेरे को नहीं चाहिए तू आप ये जो नौकरी है वो छोड़ सकते हैं।
अब बी के पास कोई अगला ऑप्शन भी नहीं है कि वो दूसरे कंपनी के पास जाए, दूसरे के पास काम करे। तो हम ये भी फोर्स का एक बीच में से ये एग्जांपल निकल के आता है। एक और फोर्स का एग्जांपल कब निकल के आता है फोर्स लेबर का, जब सपोज आप डिस्क्रिमिनेट करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम के ऊपर आप बेस अगर आप डिस्क्रिमिनेट करें, कास्ट सिस्टम में सपोज क्या है कि जैसे हम कहते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, कास्ट सिस्टम के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सपोज कई स्टेट्स में जो नालियां साफ़ करने वाले हैं, गटर साफ़ करने वाले, सीवेज साफ़ करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी जात के लोग ही लेते हैं। तो ये वहाँ पर फोर्स लेबर का काफ़ी अच्छा एग्जांपल हम वहाँ लिख सकते हैं। तो इसको सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लॉज को सस्पेंड ना करें जैसे अभी उन्होंने किए हैं, कि ताकि कोई प्रॉब्लम आए लेबर यूनियन के ऊपर। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा अगला पॉइंट है कि 1983 की बात है। तो जब वहाँ पर एशियन गेम्स होने वाले थे, विलेज एशियन गेम्स, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो किसी ने वहाँ पर रिपोर्ट की, शिकायत की कि कई जगह बहुत ही ख़राब हालत थी लेबर्स की, बहुत ही मतलब कह लो कि बद से बदतर हो चुकी थी लेबर्स की कई हालत कुछ एरिया में। एंड तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया था, तो उसका नाम था PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए आप फोर्स लेबर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मैनेजर था वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा भी था कि देखिए हम फोर्स लेबर नहीं कर रहे हैं, आप पूछ लीजिए चाहे मजदूर से कि हमने ज़बरदस्ती नहीं की है, उनकी मर्जी आप करें या ना करें। बट यहाँ पर फोर्स लेबर का मतलब समझना पड़ेगा कि देखिए अगर आप प्रॉपर वेजेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, आप मतलब उनको रहने के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, वेजेस नहीं मिल रहे हैं, एंड वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, ये सारी कंडीशंस कहाँ किसके अंडर रहती है, सारी कंडीशंस फोर्स लेबर के अंडर रहती हैं, ठीक है। आप वो आदमी जाएगा कहाँ इन द एंड। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो फोर्स लेबर के अंडर आ जाते हैं। एंड देखिए अब यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा एक और बात कि ये फ्री मार्केट इक्वेशन है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में अगर हम बात करें, फ्री मार्केट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स के बीच में कोई ना कोई ऐसा जो कह लो इशू वो बना ही रहता है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। एंड इसके बाद राइटर ने काफ़ी अच्छा किया कि काफ़ी समय से जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है। इवन इंडिया की अगर मैं सिचुएशन के बारे में बताऊँ, इंडिया की सिचुएशन के बारे में, तो यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एंड कंपनसेशन नहीं मिल पाता लेबर्स को। एंड उसके बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, जो हमारे बिल्कुल मतलब जो रजिस्टर नहीं इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, उनमें लेबर्स को राइट्स नहीं मिल पाते बिल्कुल भी, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो ट्रेड यूनियन है, इंडिया की ट्रेड यूनियन वो अच्छी तरह काम नहीं करती यहाँ पर। एंड तो हेल्प कहाँ होएगी वर्कर्स की। तो वो सारे पॉइंट्स को देखने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, इवन सरकार को सोचना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, अभी सस्पेंड नहीं करने चाहिए, बल्कि इनके हक में लेबर लॉस लेके आने चाहिए। तो इवन की एक नया एग्जांपल बता दूं, आप याद रखना जरूर, कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स आप पूछेंगे होते हैं कौन से, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कैजुअल लेबर्स कौन से होते हैं, जो ओला, उबर, स्विगी, ऐसे वर्कर्स जो जिनका काम अभी ठप हुआ है, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को, वो कैजुअल लेबर्स के अंडर आते हैं। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था। आप होप आपको समझ आ चुका होगा कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लेबर लॉज के बारे में, उनको सस्पेंड करने के बारे में, बल्कि उनको और स्ट्रिक्ट करने चाहिए, उनको और लेबर्स के हक में लाने चाहिए, उनको ख़त्म नहीं करने चाहिए। एंड अब देखते हैं हमारा जो अगला आर्टिकल है, हमारा अगला आर्टिकल द सेकंड चैम्बर राज्यसभा के साथ रिलेटेड है। एंड ये वेंकैया नायडू ने लिखे हैं, एंड ये GS2 के सारा पॉइंट कवर करते हैं। तो हम पहले बाय कैमरल को समझते हैं, बाय कैमरल का मतलब क्या है। देखिए बाय कैमरल का मतलब होता है टू हाउस, ठीक है ना। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिए बाय कैमरल का मतलब होता है टू चैम्बर या फिर टू हाउस, ठीक है ना। मतलब वहां पर फर्स्ट हाउस भी होएगा एंड सेकंड हाउस भी होगा, ठीक है ना। वहां पर फर्स्ट हाउस भी होगा एंड सेकंड हाउस भी होगा, वो हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात,
इंडिया में क्या है, इंडिया में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा, देखते हैं ना हम, ये कौन सा है, ये इसे लोअर हाउस कहते हैं, इसे अपर हाउस कहते हैं, एंड इसे उसके बाद हम देखेंगे आगे, इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों बाई कैमरल लेजिस्लेचर का पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं किन किन और कंट्रीज़ के पास भी ऐसा है, ऐसे अमेरिका के पास भी है, एंड ब्रिटेन के पास भी है, उसके बाद इंडिया के पास भी है, ठीक है ना। ऐसे टोटल अभी तक हमारे पास 79 कंट्रीज़ हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, ठीक है। इतना बात समझ आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा कि ये कब शुरू हुआ था। पहले बता दूं, ये आया था जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1787 में। ये आया था बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम, एंड उसमें उसके बाद अभी तक 79 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। एंड उसके बाद मैं बताता हूँ, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं यूनिक कैमरल और बाई कैमरल का बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक के हाथ में होती है, एंड यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड हो चुकी होती है, दोनों के हाथ में होती है, लोकसभा के हाथ में होती है, राज्यसभा के हाथ में होती है, ठीक है, दोनों के हाथ में होती है। उसके बाद इसमें नो डिले इन लेजिस्लेशन, यहाँ पर डिले होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एक्ट पास कर दी, बिल पास कर दिया, उसको एक्ट बनाने के लिए यहाँ पर भी वहाँ पर प्रॉपर वोटिंग सिस्टम होना पड़ेगा। तो उसके बाद इकोनॉमी ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर, कम खर्चा होता है, यहाँ पर हाई एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। राज्यसभा की जब हमारे पास मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, खर्चा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड वर्कलोड यहाँ पर हैवी है, वहाँ पर रिड्यूस हो चुका था, क्यों, क्योंकि काम यहाँ पर बांट चुके होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इसको फेडरलिज्म और को के साथ कैसे करें, जोड़ें, ठीक है, बाई कैमरलिज्म एंड फेडरलिज्म को कैसे दोनों को इंटरलिंक करें, वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए पहले मैं बता दूं फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, कि जब नेशनल गवर्नमेंट, मतलब जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ, नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करती है। सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइट डेफिनेशन है। जब नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, मतलब दूसरी गवर्नमेंट कौन सी हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी गवर्नमेंट, जैसे क्या लोकल बॉडीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करती हैं, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। एंड हम बाईकैमरलिज्म को भी फेडरलिज्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि बाईकैमरलिज्म में भी हम ऐसे ही है कि जैसे सपोज एक हाउस है, अगर हम लोकसभा की बात करें, एंड वो किससे पावर शेयर करती है, अपनी राज्यसभा के साथ। अगर कोई भी जो बिल है, बिल को हमने एक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप देख रहे हैं मतलब क्या है कि फेडरलिज्म और बाईकैमरलिज्म को हम मिक्स कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद बाईकैमरलिज्म में भी क्या है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या कि बिना एक हाउस के अगर साइन ना हुए हों, मतलब राज्यसभा के पास ना गया हो, वो एक्ट जो है, सॉरी बिल जो है, वो एक्ट नहीं बन पाता। फेडरलिज्म में भी यही है, पावर शेयर्स होती हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें, इंडिया में एक्चुअली कब शुरू हुआ था, तो इंडिया के बारे में बता दूँ, जो राज्यसभा कब शुरू हुई थी। राज्यसभा जब आई थी, वो आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तब अंग्रेज राज्यसभा लेके आए थे, तब उसका नाम और था, तब उसका नाम था कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। राज्यसभा तो इंडिपेंडेंस के बाद नाम लिखा ना, तो उसका पहले क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये याद रखना यहाँ पर, ठीक है। 1919 में आई थी। एंड उसमें मेंबर्स कितने थे, 60 मेंबर्स थे, ये याद रख लेना। एंड जब लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका नाम आज लोकसभा है, तो उसमें कितने मेंबर्स थे, उसमें 145 मेंबर्स है, ये याद रखना आपने। एंड एक बात बता दूं, जब 1990 में जब राज्यसभा आई, तो वहाँ पर मेंबरशिप, मतलब मेंबर्स एंड उनको वोट करने वाले जो आदमी थे, वो देख लिए, वो काफ़ी वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते थे, या वो मर्चेंट्स होते थे, या फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता था। कोई आम आदमी नहीं था, ठीक है ना, जो इनका मेंबर बन सकता था या फिर इनको वोट कर सकता था। एंड उसके बाद जब अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, इन्होंने कहा कि हम ठीक करेंगे, बट उसके बाद कर नहीं पाए, ठीक है ना, ऐसे कुछ हुआ नहीं कागज में, क्योंकि
क्योंकि वो सारा काम ब्रिटिशर्स के हाथ में था एंड वो नहीं चाहते थे कि कोई इंडिया के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ आए, तो वो चाहते नहीं थे कि इंडियंस राज्यसभा में एंट्री मारें। तो उसके बाद जब हमारा हमें को आज़ादी हुई 1947 में एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 5 साल बाद उसका क्या नाम रख दिया गया, राज्यसभा। ठीक है, ये याद हो गया आपको, इतना समझ आ गया 1952 में क्या नाम रख दिया गया, राज्यसभा। ठीक है, इतना बात समझ आ गई आपको। 5 साल बाद 1947 में आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फिर क्या 5 साल बाद क्या नाम रख दिया, राज्यसभा। ठीक है, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स या अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना बात समझ आ गई आपको। अब हम देखते हैं कि जब राज्यसभा बनी तो वहां पर हमको दिक्कतें आई। राज्यसभा मतलब ये इंडिपेंडेंस की बात है, राज्यसभा जब बना तो वहां पर दिक्कतें क्या क्या आई। लोग कई कह रहे थे कि राज्यसभा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम वो जानेंगे कौन कौन से लोग थे। जैसे मोहम्मद ताहिर ने कहा था कि देखो अपर हाउस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली एम्पीरियलिज्म का सिंबल है। ठीक है, तो इसे मत बनाइए, आप इसको बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि ये इंपीरियलिज्म का सिंबल है। एंड आप सिर्फ एक ही रखिए, वो है लोकसभा। एंड उसके बाद दूसरे जो हमारे थे प्रोफेसर शिवबान लाल सक्सेना, ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि देखिए अगर मतलब राज्यसभा आ जाएगी तो वो अड़चन पैदा करेंगे, क्लॉग पैदा करेंगे। ठीक है ना, एंड वो लोकसभा का काम डिले करेंगे, लोकसभा का काम नहीं करने देंगे। एंड उसके बाद दूसरे जो लोकनाथ जी हैं, लोकनाथ मिश्रा, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको बनानी ही है तो उनको पावर्स कम दीजिए, उनको पावर्स कम दीजिए एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर देखें सिर्फ ये नहीं थे, उसके बाद कुछ और लोग भी थे जिन्होंने स्पोर्ट में बात की थी। कौन कौन से लोग थे, जैसे नसरुद्दीन अहमद। नसरुद्दीन अहमद ने कहा था कि देखिए ये एलिमेंट ऑफ सोबरिटी है, तो ये मतलब यहाँ पर टिकाव एक कलो ठहराव है, कि ये नहीं कि मतलब जब चाहे लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में क्या है, लोकसभा में कौन जो होती है ज़्यादातर मेजोरिटी किसकी होती है, जो पार्टी मतलब इस पर प्रेजेंट में है। एंड वो अगर वो मेजोरिटी में हो चुकी है तो वो चाहे जैसे सपोज में इस टाइम बीजेपी है, वो चाहे जो मर्जी कर सकती है, जैसा मर्जी लॉ लेके आ सकती है, बट राज्यसभा का होना इस टाइम ज़रूरी है। रीज़न ये है कि अगर ऐसे वो कुछ ऐसे कोई नाजायज़ मतलब बिना किसी मतलब का वो अगर लॉ निकाल दें तो उसको चेक करने वाला कोई होएगा, वो होएगी राज्यसभा। जैसे मैं एग्जांपल्स के साथ बता दूं आपको, निर्भया रेप केस का अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोग सड़कों पे आ गए थे। एंड उन्होंने कहा था कि फांसी होनी चाहिए है टिल डेथ। तो देखिए उन्होंने, राज्यसभा ने ये बात सामने रखी थी, अगर हम डेथ पेनल्टी रख देते हैं रेप जो करते हैं क्रिमिनल्स को, तो उसके काफ़ी बड़ा नुकसान होएगा। रीज़न, अगर सपोज ए आदमी ने किसी का रेप किया, किसी गर्ल का रेप किया, तो उसको तो पता है कि मैंने रेप कर चुका हूँ, एंड उसके बाद उसको ये भी पता है कि मेरे को वो हैंग कर देंगे एंड डेथ पेनल्टी दे देंगे, वो जान चुका है अगर हम कर दें ये। ठीक है ना, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, वो उसको मार भी सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अब मरने तो वाला हूँ ही, इसको बचा के करना भी क्या, वो हो सकता है उसको मार दे। ठीक है ना, उससे क्या है कि उससे जो नंबर ऑफ डेथ्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर अब रेप की बात करें उसके अलावा नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो जाएंगी, हम बचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए राज्यसभा ने कहा था कि आप ऐसा लॉ मत लेके ना आइए जहाँ पर डेथ पेनल्टी की बात हो। एंड उसके बाद और भी लोगों ने कहा कि जैसे यंगर साहब, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर सेकंड चैम्बर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप केस स्टडी को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। एंड उसके बाद इवन कि अगर मैं बात करूँ एक और आदमी थे यहाँ पर, अगले पेज पे होगा वो, तो उन्होंने भी कहा था कि राज्यसभा का होना मतलब यहाँ पर जीनियस पीपल का काम है। एंड कोई फालतू लोग नहीं होंगे तो जो पैसे देकर यहाँ पर आए होंगे, तो ये ऐसे, इवन कि मैं बात करूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी कहा था कि देखिए पार्लियामेंट का काम सिर्फ एक्ट बनाना नहीं है। ठीक है ना, ये बात आपको समझा दूं कि पार्लियामेंट का काम सिर्फ एक्ट बनाना नहीं है। एंड उसके बाद ये एक्चुअली डेरिवेटिव मेजॉरिटी बन जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। देखिए अगर कोई एक्ट जब आता है तो ये क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, जो वहाँ पर डिबेट होता है। एंड तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है यहाँ पर। एंड उसके बाद अगर मैं देखूँ उसके बाद कि अब राज्यसभा का क्या काम है, राज्यसभा को कैसे कैसे चीज़ों के सामने आगे आना पड़ेगा। देखिए राज्यसभा का मेन काम है टू रिवाइव
जो भी लोकसभा के पास केस आते हैं उनको देखें एंड तो डिले करें। उसके बाद बट उस अड़चन ना पैदा करें, कोई भी उनका जो ऐसे कह लें रास्ते का रोड़ा मत बने। एंड उसके बाद रिप्रेजेंट राज्यसभा को होना क्यों है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एज अ फेडरल चैम्बर। एंड उसके बाद बी अ डेलिब्रेटिव बॉडी होल्डिंग हाई क्वालिटी डिबेट्स होती हैं राज्यसभा के बीच में, तो ये काफ़ी फ़ायदे हैं यहाँ पर राज्यसभा के। एंड सरकार को ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद वेंकैया नायडू सर लिखते हैं कि ये तो था कि मतलब कैसे कैसे बना एंड उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कल दोबारा अगले पार्ट में पब्लिश होएगा, टुमारो होएगा, कि मतलब तब तक 1952 से लेकर आज तक क्या क्या राज्यसभा के बीच में अड़चने आई हैं, क्या क्या नहीं किया, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।